व्यूअर्स ऑफ द एजुकेटर्स, और उम्मीद करते हैं आपकी सलामती की, आपकी खुशहाली की हम दुआ करते हैं। और आज हम जिस लेक्चर के साथ आपके सामने आए हैं वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स से एक पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। पहले इसका बेस समझ लेते हैं कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या। देखिए, हम बहुत सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करते हैं, कुछ चीज़ें हम ख़रीदते हैं, कुछ बेचते हैं, तो इसका जो एक रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं, जस्ट लाइक अकाउंटिंग, हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं जहाँ पे हम लिखते हैं कि हमने कितने रुपए का सामान बेचा या कितने रुपए का सामान ख़रीदा, कितने पैसे हमें देना है, कितने पैसे हमें लेना है। ये पूरा एक हिसाब होता है, क्योंकि अगर ये 2-4 बार अगर हम किसी से ट्रांजैक्शन करते हैं तो हो सकता है याद रहे हमें, लेकिन अगर हमारे ट्रांजैक्शंस के नंबर्स ज़्यादा होंगे तो हमको उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो हमारी ज़रूरत बन जाएगा रिकॉर्ड करना। इसी तरीके से जिस टाइम कोई भी कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर होती है, वहाँ पे 2 देशों के बीच में ट्रेड हो रहा होता है। तो ये जो 2 देशों के बीच में ट्रेड है, ये 2 देशों के बीच के जो भी ट्रेड हो रहा है, जो भी गुड्स या सर्विसेज का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है, जो सर्विसेज आ रही हैं, जो पैसा आ रहा है, जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी बेची जा रही हैं, इन सब का जो एक रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन करते हैं, उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक डेफिनेशन है जिसके बारे में, बहुत मशहूर डेफिनेशन है, जो कहती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ द रिपोर्टिंग कंट्री एंड द रेसिडेंट्स ऑफ द फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो डेफिनेशन बिल्कुल साफ कहती है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मीन्स एक सिस्टम होगा, कोई भी, जैसे डेट वाइज हमने उसको एंट्री करेंगे, of all the economic transactions means there will be the entries of economic transactions only। हम सबकी एंट्री नहीं करेंगे वहाँ पे, हर चीज़ की नहीं करेंगे। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जितने भी जिसमें पैसा इन्वॉल्व हुआ है, हम उनकी एंट्रीज करेंगे। किन के बीच में हुआ है वो ट्रांजैक्शन? बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड द रेसिडेंट्स ऑफ अनदर कंट्री। तो जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसको जो एक प्रॉपर्ली एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो हम बनाते हैं उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब आती है बैलेंस, अब एक कंसेप्ट आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? तो मैंने आपसे कहा कि जो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनता है 2 कंट्रीज़ के रेसिडेंट्स के बीच में, उसको तो मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट कह दिया। अब इसके अंदर 2 तरह की ट्रेड्स आ जाएंगे, ये एक आपके सामने आएगा स्क्रीन पे, विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड। जो बैलेंस सिर्फ विजिबल ट्रेड का रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। मीन्स बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ विजिबल चीज़ों का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को ही खाली डील करता है। विजिबल ट्रेड क्या हो सकता है? पेन, कॉपी, मतलब जो भी चीज़ एक फिजिकल एग्जिस्टेंस में मौजूद है, जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जब देश से बाहर जाएगी या देश में आएगी इंपोर्ट होके, तो उसको जो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड उसका होता है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन इन रियलिटी सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड ही नहीं होता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नैरो कंसेप्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वाइडर कंसेप्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स के ट्रेड को, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को रिकॉर्ड करते हैं, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम इनविजिबल प्लस विजिबल मतलब ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, अब मेन चीज़ यहाँ पे हम इस पॉइंट पे रुकते हैं क्योंकि कुछ बच्चे सवाल हमसे करते हैं पर्सनली कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किस तरह से हम समझें। देखिए, आपके देश में कोई भी चीज़ बन रही है और वो बाहर कहीं जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये जो लेक्चर ले रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई हमको हायर करे कि हम उसको प्राइवेट ट्यूशन दे दें किसी आउटसाइड इंडिया, अगर हमसे कोई बात करे, सो आई विल बी रेंडरिंग माई सर्विसेज अब्रॉड, सो दैट मीन्स आई एम एक्सपोर्टिंग माई सर्विसेज। Similarly, if I am a trader, if I am selling some particular commodity, for example garments, so if I am sending my garments, the courier of my garments to, for example, in any X country other than India, that means I am exporting my consignment to that country. So दोनों केसेस में मैंने एक्सपोर्ट किया। पहले केस में एक्सपोर्ट ऑफ माई सर्विसेज कर रहे हैं, दूसरे केस में हम एक्सपोर्ट ऑफ माई गुड्स कर रहे हैं। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ज़रूरी नहीं है कि आप देश में रह के ही एक्सपोर्ट बाहर बेचेंगे तो एक्सपोर्ट। अगर आप बाहर जाते हैं किसी और देश में, वहाँ उन चीज़ों को आप अगर डिलीवर करते हैं, देन ऑल्सो यू आर एक्सपोर्टिंग योर कमोडिटी। सिमिलरली व्हेन एनीवन विजिट्स इंडिया, एनी फॉरेनर विजिट्स इंडिया और वो आपकी टेलीफोन सर्विसेज को इस्तेमाल करता है, आपकी किन्हीं सर्विसेज को या गुड्स को इस्तेमाल करता है, देन इन दैट केस ऑल्सो आप अपनी कमोडिटी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मीन्स
a resident of India is exporting the goods or services to the foreign nations either by remaining in that particular country India or visiting that पर्टिकुलर कंट्री, वहां जाके सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, यहीं बैठे बैठे अपनी सर्विसेज को, गुड्स को रेंडर कर रहे हैं, या कोई बाहर से फॉरेन नेशनल आता है और आप फिर उसको अपनी सर्विसेज को रेंडर कर रहे हैं या गुड्स को, देन ऑल्सो यू आर एक्सपोर्टिंग द थिंग्स। सिमिलरली अगर आप बाहर से कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, या गुड्स को या सर्विसेज को या पैसे को, अगर आप लोन ले रहे हैं तो पैसे को भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जब हम सिर्फ गुड्स की बात करेंगे, गुड्स के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की, तो वो जो चीज़ रिकॉर्ड होगी वो होगी बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसी तरीके से जब आप इनविजिबल प्लस विजिबल मतलब ऑल द ट्रांजैक्शन, ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो वो कहलाएगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसमें इनविजिबल चीज़ें क्या क्या आ सकती हैं? फॉर एग्जांपल हमने किसी एज एन इंडियन हमने किसी बाहर की कंट्री में कुछ पैसे लगाए, इन्वेस्ट किए शेयर्स में, वहाँ से हमें डिविडेंड मिल रहा है, या फॉरेन नेशनल ने हमारे कंट्री के किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाया, हमारी कंट्री फिर उस कंट्री के रेसिडेंट को डिविडेंड देगी। तो इसका मतलब ये डिविडेंड का आना और जाना भी क्या कहलाएगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये भी आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इसका एक सही वर्ड से बेहतर है कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा। सिमिलरली हमने कुछ उधार लिया या हमने अपने डेट का रीपेमेंट कर दिया, तो जब हम उधार लेंगे तो इनफ्लो ऑफ द कैश होगा, फॉरेन करेंसी होगा, फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो होगा। इसी तरीके से जब हम डेट का रीपेमेंट करेंगे, ऑब्वियसली अगर हम किसी अमेरिकन रेसिडेंट से लोन लिया था हमने और हम उसको वापस कर रहे हैं उसका पैसा, तो ऑब्वियसली हम डॉलर्स में ही रीपेमेंट करेंगे। तो जब हम डॉलर में रीपेमेंट करेंगे तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होगा। सिमिलरली टूरिस्ट आते हैं अगर हमारे इंडिया में विज़िट करने, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे के यहाँ, बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, यहाँ जब वो आते हैं तो उनका इनफ्लो होगा, हमारे देश में फॉरेन करेंसी का, फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा। सिमिलरली अगर हम कहीं बाहर जाते हैं टूरिस्ट बन के, कहीं विज़िट करते हैं, तो फॉरेन करेंसी का क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा। सिमिलरली आगे हम बात करें कि अगर डोनेशन देते हैं हम किसी देश को या डोनेशन कहीं से लेते हैं तो भी फॉरेन करेंसी का इनफ्लो एंड आउटफ्लो होगा, और ये पूरी सारी चीज़ें मिला के हम लिखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट की। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को दो हिस्सों में बांटेंगे हम। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट हो गए, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। पेमेंट का जो पहला अकाउंट है वो करंट अकाउंट कहलाता है। उसके अंदर दो हिस्से हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहला है विजिबल ट्रेड का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और दूसरा जो हेड आपके सामने बनेगा वो इनविजिबल ट्रेड का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विजिबल ट्रेड की। तो विजिबल ट्रेड को हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। कोई भी ऐसी कमोडिटी जो कि जिसका एक फिज़िकल शेप एग्जिस्टेंस होता है, अगर हम उसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, तो इन दैट केस अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, हम अपने देश से कोई चीज़ को बाहर बेचते हैं किसी और कंट्री के रेसिडेंट को, दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज हमारे क्या इनफ्लो होता है। सिमिलरली अगर हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज हमारा बाहर जाता है। तो बट ऑब्वियस बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी आर इंपोर्टिंग एंड व्हाट वी आर एक्सपोर्टिंग। इफ़ द एक्सपोर्ट इज एक्सीडिंग द इंपोर्ट्स, अगर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है मीन्स व्हाट वी आर अर्निंग इज़ मोर देन व्हाट वी आर पेइंग। तो जब अर्निंग ज़्यादा होगी मीन्स जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे तो वी विल बी इन दी फेवरेबल जोन। इसी का अपोजिट होगा कि अगर हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे तो हम अनफेवरेबल जोन में चले जाएंगे। तो पहला हिस्सा हमारा आता है विजिबल ट्रेड्स में बैलेंस ऑफ ट्रेड का करंट अकाउंट के अंदर। फिर आता है करंट अकाउंट के अंदर इनविजिबल ट्रेड्स का सेक्शन। इनविजिबल ट्रेड के अंदर, इनविजिबल आइटम्स के अंदर पहला आता है सर्विसेज। सर्विसेज बहुत तरह की हो सकती हैं, शिपिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज या टूरिज़्म की सर्विसेज। अब इसके अंदर दो तरह से हो सकता है इंपोर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने देश में रहते हैं और बाहर से कोई सर्विस को इंपोर्ट कर लें, बाहर के किसी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट से हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें जो कि पेड हो, दैट मीन्स आई एम इंपोर्टिंग देयर सर्विसेज। या अगर हम यहीं रहें और हम उनकी कोई फॉरेन टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर लें, कुछ उनकी फॉरेन कंसल्टेंसी को हायर कर लें बाहर से, दैट मीन्स वी आर इंपोर्टिंग देयर सर्विसेज। सिमिलरली हम जाके भी इंपोर्ट कर सकते हैं। हम किसी देश जाएं घूमने के लिए टूरिस्ट बन के, तो वी आर यूजिंग द टूरिज्म सर्विसेज, वी आर यूजिंग द सर्विसेज ऑफ द होटल्स, द रेस्टोरेंट्स, देयर बीचेस, देयर कम्युनिकेशन सर्विसेज। वी विल बी यूजिंग देयर सर्विसेज बाय गोइंग या विजिटिंग टू द कंट्रीज एज वेल।
सिमिलरली हम एक्सपोर्ट भी दो तरह से करते हैं। हम अपने देश में जिस तरह से हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, हम अगर किसी फॉरेन नेशन के बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते हैं, दैट मीन्स आई एम एक्सपोर्टिंग माई सर्विस। सिमिलरली अगर कोई बाहर से आता है हमारे देश में और हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट करता है, दैट मीन्स दैट इन दैट केस ऑल्सो आई एम एक्सपोर्टिंग माई सर्विसेज। सिमिलरली अगर वो हमारे किसी एज अ टूरिस्ट हमारे किसी होटल में आता है, रेस्टोरेंट में आता है, हमारी कम्युनिकेशन सर्विसेज को, बैंकिंग सर्विसेज को, इंश्योरेंस सर्विसेज को, शिपिंग सर्विसेज को या एयरलाइंस को इस्तेमाल करता है एज अ फॉरेन नेशन हमारे देश में आने के बाद, देन ऑल्सो वी आर एक्सपोर्टिंग देयर सर्विसेज। सिमिलरली इसी उनके अंदर जो दूसरा हेड हमारे सामने इनविजिबल आइटम्स का आता है वो आता है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स क्या चीज़ें होती हैं? वो रिसिप्ट्स और वो पेमेंट्स जो कि किसी सर्विसेज के बदले नहीं बल्कि यूं ही दे दिए जाएं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक टॉफ़ी ख़रीदते हैं तो कुछ पैसे देते हैं, तो ये यूनिलेटरल ट्रांसफ़र नहीं है। विदाउट एनी करस्पॉन्डिंग रिटर्न अगर हम किसी को पैसा दे देते हैं, फॉर एग्जांपल फ्री में, जिसको हम इन शॉर्ट कह सकते हैं फ्री में, हमने मेरा कोई भाई रहता है बाहर, हमने उसको गिफ्ट दे दिया, यहाँ से उसको कुछ हमने पॉकेट मनी की तरह दे दिया, या बाहर से हमारे किसी रिश्तेदार ने हमें बहुत खुश होकर किसी मेरी अचीवमेंट पे खुश होकर हमें कुछ गिफ्ट कर दिया, तो ये भी यूनिलेटरल ट्रांसफ़र कहलाता है। तो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र भी दो तरह के होते हैं, इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो। हमें कोई देता है एज एन इंडियन, हमारे इंडिया में जब कोई बाहर से आता है तो वो क्या होगा? इनफ्लो। इसी तरीके से बाहर हम अगर एज एन इंडियन बाहर किसी को उसका कोई गिफ्ट दे दें, कोई फ्री में कुछ सामान दे दें, आइदर इन कैश और इन काइंड, तो वो क्या कहलाएगा? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसके बाद आता है इनकम। इस हेड में एक इनविजिबल आइटम्स के हेड में एक चीज़ आती है इनकम। इनकम किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल कोई इंडियन बाहर जाता है जॉब करने, वहाँ वो कुछ कमाता है एज अ सैलरी, या एज एन इंडियन हम किसी बाहर के देश में उनके शेयर्स ख़रीद लेते हैं, तो वी विल गेट द डिविडेंड, वी विल गेट द प्रॉफिट्स। इफ़ आई एम इन्वेस्टिंग समवेयर तो हमें उसके कुछ रिटर्न्स मिलेंगे। इफ़ आई एम लेंडिंग टू समवन अब्रॉड तो उसका इंटरेस्ट हमें मिलेगा। एंड द केस विल बी वाइसी वर्सा, कि अगर हमको कोई लेंड करता है या हमारे क्या कोई देश में करता है तो वी विल पे देम देयर रिटर्न्स। तो अगर हम किसी बाहर के देश के रेसिडेंट को कुछ पैसा उधार दे दें, इन्वेस्ट कर दें, तो रिटर्न्स हमारे क्या आएंगे? तो दैट विल बी द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सिमिलरली अगर हम कहीं बाहर वाले को ये सारे रिटर्न्स दे दें, इनकम्स दे दें, रेमिट करें, तो वो क्या कहलाएगा? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो अब बात आती है इसके बाद जो दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट का हेड है वो है कैपिटल अकाउंट का हेड। अब कैपिटल अकाउंट में क्या आता है कि शॉर्ट टर्म एंड एज वेल एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लेंडिंग्स। अगर हमारी कंट्री किसी एक्स कंट्री को कुछ लेंड कर रही है वहाँ से कुछ, या उनसे कुछ बोरो कर रही है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, उसको हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। जैसे इसके अंदर पहली चीज़ आती है आपके सामने, देखिएगा कि एक्सटर्नल असिस्टेंस। अगर कोई कंट्री दूसरी कंट्री से लोन लेती है, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए चाहे लॉन्ग टर्म के लिए, या लोन देती है, तो उसको हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। फिर आती कमर्शियल बोरोइंग्स भी इसी के अंदर आएंगी, साथ ही साथ शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स इसके अंदर आएंगे, एनआरआई डिपॉजिट्स आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, हमने किसी और देश में इन्वेस्टमेंट कर दिया या बाहर वालों ने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट किया, या रुपी डेट सर्विस आएगा, या कोई और तरीके का जहाँ पे कैपिटल का मूवमेंट हो रहा होगा बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ वन कंट्री एंड द रेसिडेंट्स ऑफ अनदर कंट्री, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो अब बात आती है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिस तरह से एक नॉर्मल अकाउंटिंग में हम लोग समझते हैं कि बैलेंस ऑफ जब भी अकाउंटिंग हम लोग करते हैं तो अकाउंटिंग में भी डबल एंट्री कंसेप्ट होता है। यहाँ पे भी दो साइड्स बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्क्रीन पे आपको दिखेंगी, दो साइड्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का मतलब होता है जब भी कभी फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में एंटर करेगा तो वो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। सिमिलरली आप देखें कि जब भी कभी हमारे देश से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा तो उसको हम लिखेंगे डेबिट में। फॉर एग्जांपल देखिए अगर आप, तो डेबिट साइड में इंपोर्ट्स, चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज को, इंपोर्ट होने की वजह से पैसा बाहर, फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा होता है तो उसको डेबिट में लिखते हैं। गिफ्ट अगर हमने दिया, कोई इंडेमनिटीज़ दी, या अगर हमने कोई ट्रांसफ़र पेमेंट दिया, तो वो भी हमने कहाँ लिखा? डेबिट में, बिकॉज इट इज़ मूविंग आउट ऑफ द कंट्री। इसी तरह से कोई इनकम पेमेंट, कोई बाहर से हमारे देश में जॉब करने आया हुआ था, किसी बाहर वाले ने हमारे देश की शेयर्स को ख़रीद लिया, उसको हमको डिविडेंड देना पड़ रहा है, उसने हमारे के देश में कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसका रेंट उसको वापस वहाँ तक मिल रहा है, तो यहाँ से भी फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है, तो ये डेबिट साइड लिखा जाएगा। रिवर्स विल बी द केस, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से पैसा आता है,
कोई अगर हमें गिफ्ट देगा, ग्रांट्स देगा, एमिनिटीज़ देगा, इंडेमनिटीज़ देगा, हमारे पास पैसा आता है। सिमिलरली अगर हम बाहर जाके कुछ कमा के लाते हैं अपने देश में इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो भी हमारे देश में आ रहा है। तो फॉरेन एक्सचेंज जब आता है इन हेड्स की मदद से, तो हम उसको कहाँ लिखते हैं? हम उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये तो करंट अकाउंट की बात हो गई। अब आती बात कैपिटल अकाउंट की। अगर हम किसी फॉरेन नेशंस को लेंड कर रहे हैं, पैसा उधार दे रहे हैं पैसा, या उनके कैपिटल का रीपेमेंट कर रहे हैं, उनको उनका पैसा जो हमने कभी उनसे लिया था अब वो वापस कर रहे हैं, या हम किसी और देश में कोई असेट्स को ख़रीद रहे हैं, तो इन तीनों केसेस में हमारे देश से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है। उधार, जब हम किसी को उधार दे रहे हैं तो भी पैसा बाहर जा रहा है। जब हम किसी का उधार वापस कर रहे हैं, रीपेमेंट ऑफ द पास्ट लोन्स कर रहे हैं, तो भी हमारा पैसा बाहर जा रहा है। सिमिलरली अगर हम कोई एसेट्स बाहर के देश में ख़रीद रहे हैं तो भी हमारे देश से पैसा, फॉरेन करेंसी बाहर जा रही है। लेकिन अगर इसी का उल्टा हो जाए कि हम अगर किसी से उधार ले लें, या कोई हमें मेरा उधार का पुराना पैसा वापस कर दे, या कोई एसेट्स बेच दे कोई फॉरेनर, तो इन सब केसेस में, सेल ऑफ एसेट्स ऑफ फॉरेनर्स, तो इन सब केसेस में हमारे पास पैसा आ जाएगा फॉरेन करेंसी। तो जब हमारे पास फॉरेन करेंसी इनफ्लो होगी तो हम उसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में उसको हम शो कर देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं कि जिसके अंदर हमने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफिनेशन बता दी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, और उसको किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं आज के लेक्चर में हमने आपको इतना बता दिया है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। और अगर आज के लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, और हमको सपोर्ट करते रहिए। इसी तरीके से हमें बहुत खुशी होगी। कहीं पे सपोर्ट का सबसे बड़ा वो है पैरामीटर ये कि आप हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछते रहिए और हमको जवाब दीजिए कि अगर कुछ अच्छा लगता है आपको, और अगर हमारी कुछ कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स आपको आती हैं समझाने में, तो यू आर फ्री टू आस्क। हम उसको इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप तक उसका सल्यूशन भेजेंगे, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और हमको उससे सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे।